तो पहले लूटपाट होती थी। पहले संविधान नहीं था, खेतों और अन्य स्रोत साधन कम थे, इसीलिए लूटपाट ज्यादा थी। भारत सबसे समृद्ध और धनी था, इसीलिए भारत को लूटने के लिए कोई ना कोई आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने की सोचता रहता। इनमें से एक आक्रमणकारी थे अंग्रेज। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो भारत पर राज्य करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत के विशाल हिस्से पर पहले जिन आक्रमणकारियों ने भारत को लूट रखा था वह थे मुगल। मुगल बहुत ही शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत थी और वो बहुत क्रूर थे। भारत के निवासी मराठा राजपूत जो बहुत वीर, धीर और ताकतवर थे, लेकिन वह दयावान और मानवता की रक्षा के लिए थे। उनमें एक कमी थी कि कभी भी एकजुट होकर नहीं रहते थे। मुगलों का झुंड एक साथ हमला करता, राजपूत और मराठा जीवन दान देकर कई मुगलों को छोड़ दिया करते, लेकिन मुगल इतने क्रूर थे, राजपूतों और मराठा को हराने के बाद उनकी संतानों को भी मार दिया करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेज ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने मुगलों को भी अपना निशाना बना लिया, जिनके पीछे उनकी अच्छी खासी रणनीति थी जो उस समय काफी प्रभावी थी। आखिरकार मुगलों ने अंग्रेजों के खिलाफ घुटने टेक दिए। मुगलों की वह कौन सी कमजोर नस थी जिसे पकड़कर अंग्रेज मुगलों से जीत गए? आज के वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। वक्त था 16वीं सदी के आखिरी साल का। इस वक्त भारत इतना संपन्न था कि दुनिया का 1/4 उत्पादन भारत करता था। इसी कारण की वजह से दुनिया की नजर भारत पर थी। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। मुगल अकबर का शासन दिल्ली पर था। उसी समय ब्रिटेन में अंग्रेजों का गृह युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन पर एलिजाबेथ प्रथम का शासन था और ब्रिटेन की इकोनॉमी भी कृषि पर निर्भर थी। युद्ध और बर्बादी के दौरान दुनिया के 3 से 4% उत्पादन ब्रिटेन कर पा रहा था। इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ चुके थे। माहौल ये था कि ब्रिटेन के नाविक लुटेरे पुर्तगाली जहाजों को लूटकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय में ब्रिटिश नाविक को दक्षिण पूर्व एशिया के दौरान भारत की समृद्धि के बारे में पता चलता है। इसके बाद 16वीं ईस्वी में 200 ब्रिटिश व्यापारी एक कंपनी बनाकर उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखते हैं और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का सपोर्ट भी हासिल कर लेते हैं। अब बात भारत के बारे में करें, तब अकबर मर गया था। उसके बाद जहांगीर को नया मुगल बादशाह बनाया गया था। इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और वहां ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की घोषणा करते हैं। इसी व्यापारी चोले को पहले कैप्टन हॉकिंस और उनके साथ थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में पहुंचकर रत्न आभूषण और महंगे उपहारों को जहांगीर को देकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उस वक्त डच और पुर्तगाली के दबाव के कारण जहांगीर पहले तो यह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज लगातार इसके लिए नई चीजों का प्रलोभन देकर बादशाह को लगातार ललचाने वाले पुरस्कारों से जहांगीर के मन को लालच में डालकर रॉयल महल लगवाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनवाने के लिए परमिशन ले लेते हैं। सूरत, मुंबई, मद्रास और पटना में चारों जगह फैक्ट्री लगा देते हैं। इन फैक्ट्रियों ने भारतीयों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। भारत के जाने माने व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ जाते हैं। अपने व्यापार को फैलता देखकर अंग्रेज का लालच और बढ़ जाता है और सत्ता को हथियाने के लिए मुगलों के खिलाफ 1686 में एक जंग छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें अंग्रेजों का दिमाग खुल गया, जिससे उनके माइंड में एक आइडिया आता है। वह आइडिया था फूट डालो शासन करो की नीति। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगकर आगे कोई ऐसी हरकत न करने का आश्वासन दिया। दरबार से औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वारा से व्यापार करने की छूट दे दी और यही माफी मुगलों के खात्मे की एक बड़ी वजह बनी। 1707 में औरंगजेब की मौत ने मुगलों को अपने से ही लड़ाना शुरू कर दिया। मुगल आपस में ही सल्तनत बादशाह बनने का प्रयास करते रहे। यहीं पर अंग्रेजों ने एक मौका दिखाई देता है। इसमें मुगल बादशाह एक बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। अंग्रेजों को एक फरमान में कुछ रकम की एनुअल फीस में बिना लगान और बिना छूट के व्यापार करने की छूट दे देते हैं। पर्सिया का बादशाह भारत पर आक्रमण कर देता है और यह आक्रमण इतना अचानक होता है कि पर्सिया की सेना आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब स्थिति कठिन हो जाती है तो मुगल बादशाह ने 17 करोड़ रुपए देकर स्टोन और क्रिक स्टोन देकर किसी तरीके से दिल्ली को बचा लेते हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं। इसी बीच अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को
तख्त से हटाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। यह अंग्रेजों के लिए जंग कठिन होने लगती है, इसीलिए उन्होंने इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हटाने के बाद उन्हीं के सेनापति को अंग्रेजों से मिल गए थे, उसी को बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के बीच ऐसी ही नीतियों का इस्तेमाल करके पहले उन्हें आपस में लड़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर उनकी कमजोर हो चुकी सेना पर आक्रमण करके खुद अधिकार जमा लेते हैं। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में खुद को सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वह काफी बड़े हिस्से के व्यापार और सामान पर लगान लगाने वाले, टैक्स पर कमाई करने वाले अमीर बन जाते हैं। इसके लिए भारतीय जमींदारों को अपना खास बना लेते हैं। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी देश के कई समाज सुधारक अंग्रेजों से काफी प्रभावित हो चुके थे, जो अंग्रेजों का साथ देने लगते हैं। इसी कारण 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जमींदारों का सपोर्ट प्राप्त होता है और आगे चलकर अंग्रेजों की जीत का कारण बन जाता है। अब यही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून में और उनके सभी बेटों को बड़ी क्रूरता के साथ मार देते हैं। इस तरीके से मुगलों का खात्मा हो जाता है। इसमें अंग्रेजों ने इतनी दूर आकर शासन, दाम, दंड, भेद अपनाकर मुगल बादशाहों को समाप्त किया। यह उनकी गहरी रणनीति और कूटनीति का परिणाम था। मुगलों की हार के बारे में क्या राय है, क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके बताएं।